हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस चैनल पे आपको डेली केवीएस टीएसटी पीएचडी की रिगार्डिंग इंग्लिश की क्लासेस अपलोड हो रही हैं। तो फ्रेंड मोस्टली मैंने आपके सारे ही चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, चाहे टीएसटी की हो चाहे पीएचडी की हो। पीएचडी के कुछ बचे हुए हैं बट टीएसटी के तो मोस्टली सारे कंप्लीट ही हो गए हैं। तो हमारा देखिए ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि हमारा मॉक टेस्ट क्या है, सीरीज 3 है। इसके पहले मैं आपके 2 ऑलरेडी क्लास ले चुकी हूँ। हमारा डे 3 है, जिसमें मैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ क्लास 10 की एनसीईआरटी का। जो जितने भी आपके क्लास 10th में एनसीईआरटी में क्लास 10th मीन्स एनसीईआरटी के क्लास 10th में जितने भी आपके पोएम्स हैं, उन सब से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के ले आई हूँ। 5 to 10 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से इस वाले वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो क्लास 10th का जो प्रोज का जितना भी आपके चैप्टर प्रोज में है, उसके पूरे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मीन्स एमसीक्यू फॉर्म में आपको करा चुकी हूँ। मतलब जो हमारा डे 1 और डे 2 का मॉक टेस्ट था, उसमें मैंने पूरा ही क्लास 10th का आपका प्रोज सेक्शन कंप्लीट करा दिया है। तो आज की जो हमारी बारी है वो पोएट्री सेक्शन की बारी है। तो चलिए फ्रेंड, बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पास नंबर नहीं डला हुआ है बट आप अपना नंबर काउंट करते रहिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए। इससे आप लोगों को पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हो चुकी है। तो आप अपना स्कोर और कमेंट बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द राइटर ऑफ द पोइट्री डस्ट ऑफ स्नो। तो आपको बताना है कि डस्ट ऑफ स्नो के राइटर कौन है। या रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, लेस्ली नॉरिस है, या फिर शाकी हैं। तो इसमें बताना है आपको कि इन तीनों में से कौन राइटर हैं डस्ट ऑफ स्नो के। तो आई होप अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज राइट आंसर। तो जो डस्ट ऑफ स्नो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, आप इनको गूगल जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे। एक या दो क्वेश्चन तो आपको पक्का ही है इनसे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रेंड, नेम द पोइट्रीज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मतलब कि आपको उन पोइट्रीज के नाम बताने हैं जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखे गए हैं। तो ऑप्शन ए डस्ट ऑफ स्नो, ऑप्शन बी फायर एंड आइस, ऑप्शन सी बोथ। बताइए कि क्या ये डस्ट ऑफ स्नो इनके द्वारा लिखा गया, या फिर फायर एंड आइस, या फिर बोथ। तो आई होप आप लोगों ने आंसर, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका आंसर है बोथ। मतलब डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस ये दोनों ही आपके 10th क्लास के चैप्टर में मेंशन है, और ये दोनों ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इन दोनों का ही मैंने बहुत ही अच्छे से सब कुछ इंट्रोडक्शन दे के पोएम को बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करके आपको उसका पोइटिक डिवाइसेस बताते हुए कौन से पोएम में कौन सा राइमिंग स्कीम यूज़ हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने पूरे ही क्लास 10th का पूरा मैं करा चुकी हूँ। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली बार हैं तो हाँ, आपको पता नहीं होगा। तो आप जान लीजिए कि क्लास 10th की जितनी भी पोइट्री प्रोज जो भी आपके चैप्टर में मेंशन था, वो सब कुछ मैं करा चुकी हूँ, बहुत ही अच्छे से डिटेल में करा चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहले से ही मतलब काफ़ी आप मेरे वीडियोस पहले मतलब 1-2 बार विजिट कर चुके हैं, तब तो आपको पता ही होगा कि मैं ये सारे ही चैप्टर बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। चाहे उसका स्टोरी हो, चाहे समरी हो, चाहे इंट्रोडक्शन हो, चाहे उसके पोइटिक डिवाइसेस हो, चाहे उसके राइमिंग स्कीम हो, सब कुछ मैंने आपको अच्छे से सारे ही चैप्टर के बताए हैं। तो इसलिए मैं इसमें स्टोरी नहीं बता रही हूँ। हालांकि जो मेरा डे 1 का सीरीज़ था और डे 2 का सीरीज़ था, उसमें मैं सारे क्वेश्चन कराने के पहले आपको क्या करती थी कि उसका स्टोरी आपको बता देती थी, देन मैं उसके एमसीक्यू आपसे करवाती थी। बट इसका सारा ही हम कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हैं, हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन आंसर को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर है कि बोथ, मतलब डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर आइस दोनों ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट देखिए एक अमेरिकन राइटर थे। इनकी नेशनलिटी क्या थी? अमेरिकन थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द बर्ड, नेम द बर्ड डिस्क्राइब इन द पोट्री। मतलब कि आपके इस वाले पोट्री में कौन से कौन से बर्ड को डिस्क्राइब किया गया है, कौन से डस्ट ऑफ स्नो में कौन से बर्ड को डिस्क्राइब किया गया है। तो पैरट को किया गया है, क्रो को किया गया है, पिकॉक को किया गया है, या फिर बस इतने ही हैं ऑप्शन में। तो बताइए इनमें से किसको किया गया है। तो आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा, आपने सोच लिया होगा अपना आंसर। तो मैं राइट आंसर बता देती हूँ, क्रो को। जब मैंने स्टोरी आपको बताई थी कि डस्ट ऑफ स्नो में वो क्या करता है, वो जो पेड़ के हेमलॉक ट्री रहता है, हेमलॉक ट्री के नीचे जो हमारा राइटर खड़ा रहता है, तो वहाँ पास उसके ऊपर कौन सी पक्षी आके बैठती है? क्रो आके बैठता है, जो कि अपने पंख को झाड़ता है, तो उसके ऊपर पूरा बर्फ गिर जाता है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराया था। तो कौन सी पक्षी रहती है फ्रेंड? क्रो रहता है। इसमें आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, क्रो ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 4,
नेम द ट्री डिस्क्राइब इन द पोएट्री, मतलब कौन सा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कौन सी ट्री को यहाँ इस वाले पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हेमलॉक है, हेमक्लिक है, हेमलूप है। तो आप देखिए ये तीनों ही वर्ड मिलते जुलते हैं, तो इंसान देख के कंफ्यूज हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के लेवल मैंने किस प्रकार से उठाए हैं कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में आपको हेल्पफुल ही मिलेगा। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। आई होप अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो राइट आंसर इज हेमलॉक। हेमलॉक ट्री रहता है। हेमलॉक ट्री क्या है फ्रेंड, एक प्रकार का पॉइजनस ट्री है। तो इस वाले पोएम में राइटर बहुत दुखी रहता है, तो वो दोनों ही ऐसे चीज़ों को सिंबल के रूप में उठाता है, जो कि हेमलॉक ट्री भी क्या है, पॉइजनस ट्री है। और क्रो भी बहुत अच्छा प्रतीक नहीं माना जाता, मीन्स बुराई का ही प्रतीक क्रो भी, या फिर सैडनेस का प्रतीक भी क्रो ही माना जाता है। तो इस हेमलॉक ट्री को भी उठाया है और क्रो को भी, जो इसमें इस वाले पोएम में उठाई है, दोनों ही चीज़ें क्या है, सैडनेस की निशानी है, सैडनेस का सिंबल मानी जाती हैं। तो इस वाले ट्री में इसका राइट आंसर है फ्रेंड ए, हेमलॉक ट्री। अब जस्ट मैंने आपको बताया कि क्रो किस चीज़ का सिंबल है। तो अब बताइए इस वाले चैप्टर में आपका जो फर्स्ट चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो में क्रो किस चीज़ का सिंबल माना गया है। तो सब बताइए, जॉय का या फिर बिटरनेस का। तो आई होप आपको आंसर तो सोच ही लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर है बिटरनेस। मीन्स कि बिटरनेस, क्रो मैंने बताया ना कि क्रो एक प्रकार का सैडनेस लेकर आता है, मीन्स बिटरनेस लेकर आता है। नेक्स्ट, हेमलॉक ट्री किस चीज़ का सिम्बलाइज है, अभी जस्ट मैंने बताया किस चीज़ का है। तो फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, पॉइजन, हैप्पीनेस, बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर इज, आप लोगों ने सोच लिया होगा, यस यू आर राइट, पॉइजन। राइट आंसर इज पॉइजन। पॉइजन इसका राइट आंसर है। मतलब हेमलॉक जो ट्री रहता है वो एक प्रकार का पॉइजनस ट्री माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई र्यूड, मतलब आप इस वर्ड की मीनिंग क्या समझते हैं। तो ऑप्शन ए, हेल्ड इन रिग्रेट, ऑप्शन बी, हैप्पी एंडिंग, ऑप्शन सी, मूविंग स्लोली। तो राइट आंसर इज हेल्ड इन रिग्रेट। अब यहाँ पास फायर एंड आइस से आपसे आपके क्वेश्चन आ गए फायर एंड आइस से। तो इसका क्वेश्चन देख लीजिए आप, विच एलिमेंट हैज़ कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, मतलब कौन सी एलिमेंट मीन्स फायर में ज़्यादा कैपेबिलिटी है या फिर आइस में ज़्यादा कैपेबिलिटी है जो कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। आप लोगों ने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, मेरे चैनल पे आपको मिल भी जाएगा कि टीजीटी के प्लेलिस्ट पे जाकर चेक करेंगे तो मैंने बहुत सारे आपके पूरे मतलब 6 क्लास पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करा दिया, 8th क्लास कंप्लीट करा दिया, 9th क्लास कंप्लीट करा दिया, 10th क्लास भी कंप्लीट है। तो आज जो मैं क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूँ 10th क्लास का ही लेके आई हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में मोस्टली आपको किस चैप्टर से देखने को मिलेगा 10th से देखने को मिलेगा, 9th से देखने को मिलेगा, 8th से देखने को मिलेगा, 6th से देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो एलडीसी का एग्जाम हुआ है वो 7th से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा था। फिर भी मैं उसका भी वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगी। बट जो भी मैंने जितना तैयार किया है पक्का है कि 80% तो आपको क्वेश्चन पूरे ही देखने को मिल ही जाएंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वो सब वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए। अगर आपका पहले से ये सब चैप्टर तैयार है तो तब तो कोई बात नहीं है, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर नहीं तैयार है तो आप एक बार जल्दी से जाके स्पीड बढ़ा के सारे वीडियोस का स्पीड 1.5 XP पे करके आप क्या करें, स्पीड बढ़ा के जल्दी सारे वीडियोस देख लीजिए। क्योंकि स्लो में आपके पास देखने के लिए टाइम ही नहीं है। मीन्स आज मान लीजिए कि मुश्किल से 5-6 दिन तो आपके एग्जाम में बचे हुए हैं। तो हम लोग की इस टाइम तो केवल रिवीजन ही कर सकते हैं, तो जो कि मैं आपका रिवीजन करा रही हूँ। क्योंकि मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आपके एग्जाम से पहले सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो मैंने दिन रात मेहनत करके PDF बनाए, आपके लिए वीडियोज़ बनाए और फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। बस आप लोगों का भी सपोर्ट मुझे बराबर मिल रहा है, ऐसा नहीं है, आप लोगों का सपोर्ट भी मुझे बराबर मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड बोथ। मतलब दोनों में ही शक्ति है कि वो इस वर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्वेश्चन नंबर तो नहीं है तो ऐसे ही देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर इज द सिंबल ऑफ, फायर किसका सिंबल है फ्रेंड। ये वाला क्वेश्चन ये आपके एलडीसी में आया हुआ है कि फायर किस चीज़ का सिंबल है। जो आपका अभी KVS का एलडीसी का एग्जाम है उसमें ये आया हुआ है, फायर इज द सिंबल ऑफ। बताइए एंगर का है, हेट्रेड का है, बोथ A and B। तो राइट आंसर इज बोथ A and B। यस, बोथ A and B इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइस किस चीज़ का सिंबलाइज माना जाता है। कोल्डनेस, इनसेंसिटिविटी, ऑप्शन सी, बोथ A and B। तो राइट आंसर है फ्रेंड इसका बोथ A and B। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। तो आइस भी किसका माना जाता है कि कोल्डनेस और इनसेंसिटिविटी दोनों का ही सिंबल माना जाता है। तो राइट आंसर है बोथ A and B। आई होप अभी तक आपका ये चैप्टर तो तैयारी होगा कि फर्स्ट सेकेंड चैप्टर तो मोस्टली सब लोग तैयारी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
अब हमारा जो यहाँ पास क्वेश्चन आया है, अ टाइगर इन अ जू, हमारा थर्ड चैप्टर है अ टाइगर इन अ जू, आपके सिलेबस में मेंशन है। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है हुआ है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। दी पोएम ड्रॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, मतलब किसके बीच ये पोएम कॉन्ट्रास्ट करता है, क्या क्या किस चीज़ को, किस चीज़ की पूरी थीम यहाँ पास इस वाले पोएम बताई गई है। तो यहाँ पास ऑप्शन ए एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन बी टाइगर इन अ जू, टाइगर इन अ फॉरेस्ट, और फिर ऑप्शन सी टाइगर इन अ जू या फिर ह्यूमंस, ऑप्शन डी ह्यूमंस एंड टाइगर इन फॉरेस्ट। तो राइट आंसर इज, आप बता लीजिए, आप एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। द पोएम ड्रॉज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, किन किन के बीच ये पोएम कॉन्ट्रास्ट बनाता है। तो राइट आंसर इज, आई होप आप लोगों ने जान लिया होगा, यस यू आर राइट। राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राइट। टाइगर इन अ जू, मतलब एक जब स्टोरी उठती है तो सबसे पहले ये वाली स्टोरी उठती है कि किस प्रकार से एक टाइगर जब जू में रहता है तो उसकी हालत कैसी रहती है। देन स्टोरी घूम फिर के क्या जंगल में जाती है, मतलब राइटर हमारा बताता है कि जब टाइगर जंगल में था तो उसकी वो कितना, मतलब कि कितना फ्रीली सब कुछ घूम पा रहा था, अपना शिकार कर पा रहा था, ये डियर को मार पा रहा था, मीन्स हिरन को। और नेक्स्ट वो बताता है कि फिर लेकिन तभी अभी भी इस टाइम भी ये जो टाइगर है वहाँ जू में ही है, जो कि लोग आ रहे हैं उसको एक प्रदर्शनी के रूप में अपने मज़े के लिए, केवल अपने शो पीस के लिए रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से स्टोरी मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके बताया था। अभी यहाँ बताऊँगी तो बहुत ही ज़्यादा मीन्स वीडियो लंबी हो जाएगी, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले वो वाला देख लीजिए, टाइगर इन अ जू, टाइगर इन अ फॉरेस्ट। मैंने 10th क्लास का जो है आपका एक वीडियो बनाया, मुश्किल से 2 या 3 वीडियो देखने को आपको मिलेगा, उसमें पूरी ही मैंने आपकी एनसीईआरटी 10th क्लास की कंप्लीट कर दी है। मीन्स ऑल चैप्टर आपको 2-3 वीडियो में पूरा मिला के ऑल चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए, ज़्यादा वीडियो बड़ी भी नहीं है, मीन्स मुश्किल से 40-40 मिनट की वीडियो होगी, 40-50 मिनट की वीडियो होगी, तो आराम से आप देख सकते हैं। जिसमें आपको 40-50 मिनट में पूरा ही चैप्टर देखने को मिल रहा है, तो क्या गलत है। एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम, मतलब क्या चीज़ पर्सोनिफाई किया गया है इस पोएम में, कौन से पोएम है। फिर फ्रेंड अ टाइगर इन अ जू, मैं पहले ही बता दी हूँ कि मैं अभी आपका जो क्वेश्चन करा रही हूँ अ टाइगर इन अ जू, मैंने पर क्वेश्चन पर चैप्टर मैंने आपके मुश्किल से 10-10 क्वेश्चन पर चैप्टर मैंने लिए हुए हैं, जो कि आपका सारा ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इसी प्रकार से मैंने आपका प्रोज भी 10th क्लास का प्रोज भी कंप्लीट कराया है। पर चैप्टर मैंने 10 क्वेश्चन लिए थे कि कहीं से भी आपके क्वेश्चन आए आपका एग्जाम में, आपको देखने को, आपको इस वाले वीडियो में देखने को मिल जाए। इस प्रकार से ये वाला जो पार्ट है वो पोएट्री सेक्शन का ले आई हूँ। इसीलिए मैं ये बता दूं कि अ टाइगर इन अ जू को चैप्टर की बात हो रही है यहाँ पास। तो ऑप्शन ए टाइगर, ऑप्शन बी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी जू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यस यू आर राइट, ऑप्शन ए टाइगर। टाइगर को यहाँ पास पर्सोनीफाई किया गया है कि उसको पूरी क्वालिटी दी गई है पर्सन की। मतलब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मैंने जब आपको फिगर ऑफ स्पीच की क्लास ली थी मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि व्हाट इज सिमिल, व्हाट इज मेटाफर, व्हाट इज पर्सोनिफाई। तो पर्सोनिफाई वो होता है जब किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाती है तो उसको वहाँ पास ही पर्सोनिफिकेशन यूज होता है। जैसे कि इस वाले चैप्टर में आपको टाइगर की पूरी क्वालिटी क्या है, एक ह्यूमन की तरह दर्शाया गया पूरे टाइगर को। तो इस प्रकार से इस वाले चैप्टर में आपके टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है इस वाले पोएम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, उप्स, नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द लाइन इन हीज क्वाइट रेज। इन हीज क्वाइट रेज में कौन सा पोएटिक डिवाइसेस यूज हुआ है, आप बताइए मुझे, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस वाले लाइन में यूज हुआ है, इन हीज क्वाइट रेज। अब इस टाइप के ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे फ्रेंड, इसलिए इस तरह टाइप के क्वेश्चन आप जरूर अपना तैयार कर लीजिए। इसलिए मैं आज आप पूरे क्वेश्चन का लेवल देखेंगे ना, गजब का है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में एग्जाम ही दे रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं क्वेश्चन आपके लिए बनाकर ले आई हूँ, जो कि बहुत मेहनत से बनाकर ले आई हूँ। तो आपको बताना है कि इन हिज क्वाइट रेज में आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए मेटाफर, ऑप्शन बी एजोनेंस, ऑप्शन सी ऑक्सीमोरन, ऑप्शन डी कॉन्सोनेंस। तो यहाँ पास आपको देखने को जो मिलेगा वो मिलेगा ऑक्सीमोरन। जैसे कि यहाँ पास देखिए, क्वाइट मीन्स शांत होता है, रेज मीन्स गुस्सा होता है। तो ये दोनों ही अपोजिट चीज़ें आपको एक साथ प्लेस दिख रही हैं। तो यही ऑक्सीमोरन में यही तो होता है, दो अपोजिट चीज़ें जो आपको जब आपको साथ में प्लेस दिख जाती हैं तो उसे ही ऑक्सीमोरन कहते हैं। जैसे क्वाइट मीन्स शांत होता है, बट रेज मीन्स एकदम ही क्रोध होता है, मीन्स गुस्सा होता है। इस प्रकार से क्वाइट और रेज को साथ में प्लेस किया गया है, इसलिए आपको इस वाले लाइन में आपको ऑक्सीमोरन देखने को मिलेगा। आई होप आपका ऑक्सीमोरन भी क्लियर हो गया होगा। अभी ऊपर मैंने पर्सोनिफाई को भी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर कराया है, तो भी क्लियर हो गया होगा अगर अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ होगा तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। अब आपको इस वाले लाइन में बताना है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। ही स्टॉक्स इन हिज वाइवेड स्ट्राइप्स।
तो बताइए, ऑप्शन ए मेटाफर, ऑप्शन बी एजोनेंस, ऑप्शन सी ऑक्सीमोरन, ऑप्शन डी कॉन्सोनेंस। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी पोएटिक डिवाइस इस वाले लाइन में यूज हुआ है। ही स्टॉक्स इन हिज वाइवेट स्ट्राइप्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस वो होता है फ्रेंड जब किसी वर्ड या लाइन में एक ही वॉवेल साउंड का रिपीटेशन आपको देखने को मिले, तो वहाँ पास उसको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंस कहते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेती हूँ, कितना ठीक है। तो आप देख रहे हैं ही टॉक्स इन हिज वाइवेट स्ट्राइप्स, इसमें क्या मिल रहा है आपको, बार बार आई जो कि वॉवेल है एक प्रकार से, बार बार आपको आई का क्या रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से जब वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हो किसी वर्ड और फ्रेज में, तो वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंस कहते हैं। तो आपको देखने को यहाँ पास मिल रहा है कि ही टॉक्स इन हिज वाइवेट स्ट्राइप्स में आपको बार बार आई का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। तो आई क्या है, एक प्रकार का वॉवेल साउंड ही है। अगर फ्रेंड कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन आपको बार बार देखने को मिले तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं, वो भी आपका आएगा आगे। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन, तो इस वाले लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई आपको यही बताना है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो ऑप्शन सोच लीजिए, ऑप्शन ए मेटाफर, ऑप्शन बी एजोनेंस, ऑप्शन सी ऑक्सीमोरन, ऑप्शन डी कॉन्सोनेंस। तो राइट आंसर इज मेटाफर। तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि वेलवेट क्वाइट, मतलब वेलवेट को क्या एक प्रकार से क्वाइट बता दिए हैं कि जो उसका पैर रहता है, मीन्स ये जो पैर रहता है किसका रहता है, जो टाइगर रहता है उसका, उसके पैर को क्या बता दिए हैं, वेलवेट, मीन्स वेलवेट का बता दिए हैं। तो ये तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वेलवेट और वो टाइगर का पंजा जो है बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं, बट एक साथ उनको बताया गया है कि एज वो बिल्कुल उसको माने लिया गया, उसका जो पैर है वो वेलवेट के जैसे ही क्वाइट है। तो इस प्रकार से उसके पैर को किस क्या कहा गया है, वेलवेट कहा गया है। तो इसलिए आपको यहाँ पास मेटाफर देखने को मिलेगा। मेटाफर के एग्जांपल मैंने आपको ये दिया था कि अगर मान लीजिए कि अगर कह दिया जाए कि आपकी मेरी महबूबा का फेस चांद जैसा है, अगर जैसा आ जाए या फिर मीन्स इंग्लिश में कहिए एज या लाइक आ जाए, तो वहाँ पास उसको सिमिल कहेंगे। बट मेरी महबूबा का फेस चांद ही है, मीन्स वो अपनी महबूबा का फेस चांद ही मानता है, तो वो एक प्रकार से मेटाफर हो गया। इस प्रकार से यहाँ पास आपको दिखाया गया है कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब ये जो उसका पैर है टाइगर का, उसको एक प्रकार का वेलवेट क्वाइट बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पास आपको मेटाफर देखने को मिल रहा है। आई होप आपका मेटाफर भी क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में भर के आपको फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे। तो शुरू में मैंने 10 इंट्रोडक्शन क्लास इसीलिए लिया है कि अगर आप लोग मीन्स जिसका फिगर ऑफ स्पीच या फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कंप्लीट नहीं है, तो मैंने शुरू में स्टार्टिंग के 10 इंट्रोडक्शन क्लास लिया है, जिसमें मैंने 3 फिगर ऑफ स्पीच के ही क्लास लिए हैं। मतलब मोस्टली से 1-1 घंटे का वो क्लास होगा, इसमें पूरा ही जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है मैंने बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर किया है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है और अभी तक आपको फिगर ऑफ स्पीच क्लियर नहीं है, तो आप वो सब जाके देख लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। आपको मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम को आपने सीधे कहा है कि आपकी एनसीईआरटी या भले ही 6 to 10 तक की है, बट उसका लेवल आपको ग्रेजुएशन लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। तो हम किस प्रकार से ग्रेजुएशन लेवल तक ले जा सकते हैं, इस प्रकार से ही लेके जा सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रिंग हिज वाइट फैक्ट्स इन हिज क्लास, तो आपको इसमें देखने को क्या मिल रहा है, ऑप्शन ए मेटाफर, एजोनेंस, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ऑक्सीमोरन, ऑप्शन डी ई कॉन्सोनेंस। तो बताइए इसमें क्या देखने को मिल रहा है। यस, यू आर राइट, कॉन्सोनेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको देखिए बार बार इसमें फिर से आई का रिपीटेशन हो रहा है। आई का बेरिंग, ही इज वाइट, ही इज, सब में आपको क्या कह रहा है, आई सी का रिपीटेशन देखने को बार बार मिल रहा है। मीन्स आई का तो मोस्टली ही देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पास भी कॉन्सोनेंस साउंड होगा, क्योंकि आई क्या है, वोवेल साउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो, मतलब वो अपने शैडो को देख के क्यों क्यों मतलब मीन्स वो पंजा मारता है, क्यों लर्क क्यों करता है। तो ऑप्शन ए आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर, टू कैच द डियर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप ऑप्शन सोच लीजिए तब मैं बताती हूँ। यस, यू आर राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। टू कैच द डियर, मतलब वो इसलिए जल्दी से उस परछाई में लर्किंग करता है, मीन्स झपटता है कि वो जल्दी से उस डियर को पकड़ सके, जब वो जंगल में रहता है तब की ये कहानी है। अगर आप लोगों ने, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने ये वाली स्टोरी नहीं देखी है तो आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है,
बाय इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज़ द पोएट ट्राइंग टू से, मतलब यहाँ इस वाले आपके पोएम में ये वाला लाइन है कि टाइगर वहाँ पास बैठा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि उसे कौन देखने आ रहा है कौन नहीं देखने आ रहा है, ना वो दहाड़ता है ना कुछ करता है, बस आराम से सब सारे विजिटर को इग्नोर करते हुए वो अपने पिंजरे में बैठा रहता है। तो यहाँ पास इसी का मतलब पूछा है कि पोएट आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन ए, टाइगर नोज हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड। ऑप्शन बी, देयर इज नो यूज ऑफ सोइंग रेज। जस्ट अ सेकेंड, ये मैं कर देती हूँ। ऑप्शन सी, ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केस। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर है फ्रेंड इसका ए, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। मतलब ये तीनों ही चीज़ें उसकी मतलब ये नहीं हो क्योंकि वो जानता है कि वो पिंजरे में है, तो मतलब उसकी पावर को एक प्रकार से कैद कर दिया गया है, एक प्रकार से रिस्ट्रिक्ट किया कर दिया गया है। मतलब देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सोइंग, मतलब अगर वो कोई भी रेज भी शो करे, कोई दहाड़ भी शो करे, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक प्रकार से पिंजरे में है, तो वो किसी को भी यहाँ पास टेरराइज नहीं कर सकता, मीन्स कि किसी को डरा नहीं सकता है। इसलिए वो क्या करता है कि आराम से जो भी चाहे जितने भी विजिटर्स आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने पिंजरे में बैठा ही रहता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन अ सेल, मतलब जो जब टाइगर की हालत लोग देखते हैं कि टाइगर टाइगर सेल में रहता है तो क्या डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पास ऑप्शन ए, लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल। ऑप्शन बी, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। ऑप्शन सी, शैडो लॉन्ग ग्रास। ऑप्शन डी, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। तो यहाँ पास ये शो करता है कि वो किस में है, एक कंक्रीट सेल में है, मतलब उसकी पूरी पावर, उसका पूरा टेररिज्म किस में दिखाया गया है, एक कंक्रीट के सेल में दिखाया गया है कि वो अब एक लोहे के छड़ों में से बने हुए पिंजड़े में इस टाइम है, उसकी पूरी पावर उसी में है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और मैंने थोड़ी सी स्टोरी भी एक्सप्लेन कर दी। मे भी अगर अभी तक आप लोगों के तैयार नहीं है तो मेरी स्टोरी सुन के थोड़ी तो इस चैप्टर से आपको नॉलेज मिल जाएगी और एग्जाम में अच्छा ही करके आएंगे, सबका एग्जाम अच्छा ही हो, बस यही मैं विश करती हूँ। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। आपका क्लास 10th का शायद फोर्थ चैप्टर है ये, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। तो इसके ये MCQ है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टू थिंग्स डज अ कैमेलियन नॉट हैव, मतलब कैमेलियन क्या कौन सी थिंग्स वो उनके पास नहीं रहती। डज नॉट हैव ईयर्स, मतलब क्या चीज़ उनके पास नहीं रहती। तो ऑप्शन ए, जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन ए, डज नॉट हैव ईयर्स एंड नोज। ऑप्शन बी, डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स। ऑप्शन सी, डज नॉट हैव नोज एंड विंग्स। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। यस, यू आर राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स, मतलब ना उनके पास ईयर्स रहते हैं ना विंग्स रहते हैं। विंग्स मीन्स होते हैं पंख। तो जो कैमलियन रहती है ना उनके पास कान ही मीन्स ईयर्स ही रहते हैं ना, ही विंग्स ही रहते हैं। इस प्रकार से उनको पहचाना जा सकता है। व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का स्पेशल फीचर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पास इस वाले चैप्टर में आपके जो द हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल में कई प्रकार के जानवर को दिखाया गया, मोस्टली 6-7 टाइप के जानवर को दिखाया गया, और उसको उनको राइटर ने बहुत ही फनी वे में सबको प्रेजेंट किया है। मतलब कि इतने खतरनाक जानवर को राइटर ने बहुत ही ह्यूमरस वे में प्रेजेंट किया है कि अगर मतलब कि कहता है कि अगर मान लो कि दहाड़ सामने सुन के, मीन्स ऐसे दहाड़ लैंड करता है, ऐसा अशियन लैंड ऐसा दहाड़ निकाले कि उससे सुन के आपका पूरा शरीर सुन्न हो जाए। तो मान लो कि उस आपके सामने एक एशियन लैंड खड़ा एक लैंड खड़ा हुआ है। इस प्रकार से बहुत ही फनीएस्ट वे में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल को इस वाले चैप्टर में प्रेजेंट किया गया है, पोएट ने प्रेजेंट किया है। तो इसी प्रकार से सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स के से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने उसी टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें उठाए हुए हैं अपने MCQ में। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द क्रोकोडाइल। तो ऑप्शन ए, विव्स वाइल ईटिंग इट्स प्रे। ऑप्शन बी, हैप्पी वाइल ईटिंग इट्स प्रे। ऑप्शन सी, एंग्री वाइल ईटिंग इट्स प्रे। और ऑप्शन डी, नन ऑफ द प्रे। मतलब वो शिकार करते समय क्या क्या करता है कि जब जब वो शिकार करता रहता है तो उसमें कौन से क्रोकोडाइल का क्या फीचर है। तो वो क्या करते हैं, लोग नहीं कहते भैया ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं, उस आंसू पे मत जाओ, वो तो तुम्हें बर्बादी कर देगा। तो बस यही है। तो इसका आंसर भी यही है। यस, यू आर राइट। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विप्स वाइल ईटिंग इट्स प्रे। मतलब ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो हमेशा बहते ही रहते हैं, इस पे आप बिल्कुल भी मत जाओ, उनकी बातों का विश्वास मत करो, वो सच नहीं बोल रहे हैं, ऐसा सब कहते हैं। तो बस यही सच्चाई है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच एनिमल कैन वी मीट इन अवर यार्ड। मतलब यहाँ पास एक ऐसे एनिमल को पोएट ने बहुत ही फनीएस्ट वे में डिस्क्राइब किया है इस चैप्टर में, कि जो वो बोलती हैं कि आपको एक ऐसा एनिमल देखे जो कि आपको अपने यार्ड में दिखे और वो आपके तुरंत ही ऐसे हग करे, इतना प्यारा झप्पी दे कि आपको लगे कि आपका पूरा शरीर टूट रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा ये वाला जानवर है। अब वही जानवर का यहाँ पास नाम पूछा गया कि कौन सा जानवर है। तो ऑप्शन ए लायन, ऑप्शन बी पिग, ऑप्शन सी डियर, ऑप्शन सी डियर, ऑप्शन डी बियर।
तो आप बताइए कौन सा आंसर है। यस यू आर राइट, ऑप्शन डी इज़ बियर। वो कहते हैं कि आपके यार्ड में अगर कोई ऐसा जानवर दिख रहा है जो आपको प्यारी सी एक झप्पी दे, तो समझ लीजिए कि वो जब एक टाइट हग दे रहा है, हालांकि वो आपको लगेगा कि वो आपको प्यार कर रहा है, पर वो प्यार नहीं कर रहा है, वो आपको पकड़ के मरोड़ रहा है कि आपका पूरा शरीर टूटने लगेगा, तो वो कोई और नहीं बियर हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द बंगाल टाइगर डिस्क्राइब। तो इस चैप्टर में बंगाल टाइगर को पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया है। तो ऑप्शन ए नोबल डायनासोर, ऑप्शन बी नोबल वाइल्ड बीस्ट, ऑप्शन सी नोबल ड्रैगन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। यस यू आर राइट, इसमें नोबल बिस्ट मीन्स जो टाइगर को डिस्क्राइब किया गया, बंगाल टाइगर को नोबल बिस्ट के द्वारा, नोबल वाइल्ड बिस्ट के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर आर द एशियन लायंस फाउंड। एशियन लायन कहाँ पास पाए जाते हैं। ऑप्शन ए ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन बी नॉर्थन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन सी साउथर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन डी वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। यस यू आर राइट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो हमारे देश के जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें एशियन लायन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द लाइन, मतलब इस वाले लाइन में आपको कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, ये किसका डिस्क्राइब है, कैमेलियन का डिस्क्राइब है, जिसके कोई भी कान नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा तो वही वाली लाइन यहाँ पास एक पोइट्री के माध्यम से दे दी गई, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं एच का रिपीटेशन आपको बार बार देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पास एलिट्रेशन देखने को मिलेगा। मैंने पहले ही बताया कि जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो और एच आपका कॉन्सोनेंट साउंड ही बनता है, तो जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो तो आपको वहाँ पास एलिट्रेशन ही होगा। तो यहाँ पास आपको एच साउंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा था, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ वर्ड पे मत जाइएगा। मीन्स अगर एच दिख रहा है, एच का आर अलग होता है, मीन्स HOUR, आर मीन्स घंटा वाला अलग होता है और हेन वाला अलग होता है। हेन में आप हमेशा आर्टिकल जो यूज़ करते हैं वो ए का यूज़ करते हैं, बट आर में हमेशा जो यूज़ करते हैं एन का यूज़ करते हैं। तो साउंड के हिसाब से मैंने बताया कि साउंड के हिसाब से जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो तो फिर एलिट्रेशन आएगा। अगर साउंड के हिसाब से वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हो, आप वर्ड पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, फिर आपका गलत हो जाएगा। साउंड पे जाना है, अगर साउंड में वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हो तो कॉन्सोनेंट्स आएगा, अगर नहीं हो तो एलिट्रेशन आएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु स्माइल्स वाइल कैचिंग देयर प्रे, मतलब जब वो अपने शिकारी को पकड़ते हैं तो कौन ऐसा जानवर है जो कि स्माइल करता रहता है। आपको लगेगा कि वो तो आपको स्माइल से देख रहा है, बट वो आके आप पे झपट्टा मार देगा, तो वही उसी वाले जानवर का नाम यहाँ पास पूछा गया है। ऑप्शन ए हाइना, ऑप्शन बी क्रोकोडाइल, ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो आप राइट आंसर बताइए। यस यू आर राइट, हाइना। यहाँ पास हाइना जो ऐसी बीस्ट है, एक ऐसी वाइल्ड बीस्ट है जो कि उसका फेस ही ऐसा बनाया गया है कि वो जब जब अपना जबड़ा खोलती है अपने शिकार को खाने के लिए या फिर वो शिकार करने के लिए, तो आपको सामने से देख के लगेगा कि वो आपको देख के मुस्कुरा रही है, मीन्स स्माइल कर रही है। और क्रोकोडाइल जब अपने जानवर को अपने शिकार को मारने के लिए करता है, वो आपको लगेगा कि वो तो बेचारा रो रहा है, वो मेरा क्या करेगा, बट वो आपको खा जाएगा। तो यहाँ दोनों ही बिल्कुल अपोजिट वाइल्ड एनिमल को दिखाया गया, जिसमें हाइना आपके सामने आती है स्माइल के साथ और क्रोकोडाइल आपके सामने आता है अपनी आंसुओं के साथ। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, हु इज़ द पोएट ऑफ द बॉल पोएम। तो यहाँ पास से आप क्वेश्चन से ही देख गए हैं कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आ गया है। मीन्स हम अपने हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे, मैंने सारे ही आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब हमारा चैप्टर 4 आ गया है, दी बॉल पोएम। दी बॉल पोएम का ये स्टोरी में थोड़ा सा आपको स्टोरी डिस्क्राइब कर दी। एक छोटा बच्चा रहता है जो कि अपने बॉल से खेलता रहता है, फिर उसका बॉल गिर जाता है और पूरे स्ट्रीट की गलियों में घूमते घूमते जाके पानी में गिर जाता है। वो बच्चा बहुत उदास होता है, सामने खड़ा एक मीन्स हमारा जो नरेटर है, हमारा जो राइटर, उसको देखता रहता है। फिर उसकी ही पूरी स्टोरी वो बोलता है कि हालांकि वो बॉल बहुत महंगा नहीं था, मैं जाके उसे दूसरा बॉल दे सकता हूँ, बट वो उस न्यू बॉल के साथ उसकी फीलिंग अटैच नहीं रहेंगी और पुरानी बॉल के साथ उसकी फीलिंग अटैच थी। तो उसे एहसास तो होना चाहिए कि किस प्रकार से, मतलब कि अपनी चीज़ों को खोने का दुख क्या होता है, जिससे कि वो आगे उस प्रकार की गलती ना कर सके। और बहुत कुछ इस पोएम में बताया गया है, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब भी किया है। तो आप वो वाला भी मीन्स ये वाला चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया, सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कराया। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके प्लीज़ देख लीजिए, आपका दी बॉल पोएम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे जहाँ से भी इससे क्वेश्चन है आपका कंप्लीट ही होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द बॉल पोएम। तो सबसे पहले तो आपको पोएट के नाम ही बताना है कि जो आपका बॉल पोएम है, दी बॉल पोएम, उसके राइटर कौन है, पोएट कौन है। तो जेस्ली नॉरिस, ऑप्शन बी जॉन बेरीमैन, ऑप्शन सी कैरोलिन वेल्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
इसके राइट आंसर आप बताइए ज़रा सा। यस यू आर राइट, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। जॉन बेरीमैन इसके राइटर रहते हैं, यही हमारे नरेटर रहते हैं जो कि उस बच्चे को उसके बॉल को पानी में गिरते हुए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डज़ अ बॉल कॉस्ट, मतलब वो क्या कहते हैं कि मेरे लिए एक उस बच्चे को जो रो रहा है खड़ा होकर, जिसकी बॉल खो गई है, तो मेरे लिए उसके लिए उसको न्यू बॉल दिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक वो तो बस इतने में, वही वो पैसा यहाँ पास बताया है। अगर मैं पैसा आंसर बता दूंगी तो आपका तो टिक ही हो जाएगा। कहते इतने में ही आएगा, वो मैं उसे आराम से न्यू बॉल दे सकता हूँ, कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है। तो वही पूछा है कि वो कि व्हाट डज़ अ बॉल कॉस्ट, मतलब बॉल की कॉस्ट क्या रहती है। तो फाइव टाइम्स रहती है। जैसे कि यहाँ पास पैसा नहीं होता हमारे, जैसे कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 50, जैसे 2 50 पैसे से 50 पैसे से 1 रुपया बनता है, वैसे ही वहाँ पास क्या होता है, टाइम्स में। जैसे पैसे को यहाँ पास हम लोग पैसा बोलते हैं, वहाँ टाइम्स बोला जाता है। तो 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 1 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो आपको बताना है कि बॉल की जो प्राइस रहती है वो कितनी रहती है। तो राइट आंसर इज डी, सी, वन टाइम में उस बॉल की प्राइस रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस, मतलब जब उसका लॉस हो जाता है, उसका बॉल खो जाता है, तो वो बच्चा जो छोटा बच्चा रहता है वो कैसे रिएक्ट करता है। तो ऑप्शन ए स्टैंड्स रिजीड, ऑप्शन बी ट्रेम्बल्स, ऑप्शन सी स्टेयर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द, मतलब वो बेचारा बिल्कुल खड़ा खड़ा एकदम सहमा रहता है, मतलब स्टैंड रिजिड के मूड में फॉर्म में रहता है। इस अब खुद में स्टम्बल्स फील करता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो परेशान रहता है, तो कह सकते हैं इस प्रकार से। तो ऑल ऑफ देम इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन, अब इस वाले लाइन में आपको मेरेली बाउंसिंग डाउन, ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ लिखा गया, इस क्वेश्चन पे इसको छोड़ दीजिएगा, हाँ इसको छोड़ दीजिएगा। तो मेरे लिए बाउंसिंग डाउन इन द स्ट्रीट एंड देन मेरेली ओवर, तो इस वाले लाइन में आपको बताना है कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। देयर इट इज़ इन द वाटर, आपको बताना है पूरे लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। तो ऑप्शन ए सिमिल, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी एनाफोरा, ऑप्शन डी एलिट्रेशन। आप जल्दी से बताइए कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। यस यू आर राइट, एनाफोरा देख रहे हैं आपको बार बार यहाँ पास जब स्टार्ट हुआ है कि जब दो कॉन्सिक्वेंटली लाइन की स्टार्टिंग एक ही वर्ड से हो, तो वहाँ पास एनाफोरा देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पास मेरेली से स्टार्ट हो रहा है, देन सेकंड लाइन भी हमारी जो मेरेली से ही स्टार्ट हो रही है, जैसे मेरेली बाउंसिंग, मेरेली ओवर। तो इस प्रकार से आपको एनाफोरा देखने को मिलेगा इस वाले लाइन में। आई होप आपका एनाफोरा भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द, इस वाले लाइन में एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, इस वाले लाइन में आपको कौन सा लिटरेरी डिवाइस देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट है इंजामेंट, सेकंड है एनाफोरा, सी है एलिट्रेशन, ऑप्शन डी है सिमिल। तो बताइए आपको एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक में कौन सा लिटरेरी डिवाइस देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर इज एलिट्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन आपको किसी वर्ड या लाइन में देखने को मिले तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। इसी प्रकार से आपको देखने को यहाँ मिल रहा है बार बार बी वर्ड का साउंड आपको देखने को रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। और बी क्या है, एक प्रकार का कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इस प्रकार से आपको बी का आपको रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। जैसे कि देखिए बाइस, बॉल, बैक, बार बार आपको रिपीटेशन बी का देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से इसलिए यहाँ पास क्या होगा, एलिट्रेशन होगा। तो एलिट्रेशन भी आपका क्लियर हो गया है। वेयर डिड द बॉल गो, मतलब बॉल गिरते गिरते हम उस बच्चे के हाथ से छूटते छूटते गिरते गिरते कहाँ जाके रुकती है। तो ऑप्शन ए इन द डस्टबिन, ऑप्शन बी इन इट वॉज लॉस्ट, ऑप्शन सी इन द वाटर। तो बताइए इन तीनों में से राइट आंसर क्या है। आई होप आपको पता ही चल गया होगा। तो इसका राइट आंसर है इन द वाटर। जो बॉल गिरते गिरते जाके कहाँ गिर जाती है, पानी में गिर जाती है, मीन्स नदी में गिर जाती है, इन द वाटर में गिर जाती है। राइट आंसर यहाँ। तो यहाँ पास आपका दी बॉल पोएम भी फिनिश हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं अमांडा, हमारा चैप्टर है अमांडा। अमांडा बहुत अच्छी स्टोरी है, छोटी सी बच्ची की कहानी दिखाई गई है, जो कि मतलब उसकी मॉम उसको हमेशा सभी चीज़ के लिए टोकती रहती है। अमांडा ये मत करो, अमेंडा डोंट बाइट योर नेल्स, अमेंडा डो सिट अप स्ट्रेट, अमेंडा ये मत करो वो मत करो, मतलब बहुत कुछ ऐसे कहती हैं। तो इस प्रकार से इसमें एक प्रकार से एक छोटे बच्चे की साइकोलॉजी की पूरी स्टोरी दिखाई गई है कि एक पेरेंट्स को अपने बच्चे को किस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए, अदरवाइज वो के एक प्रकार के ऐसे बच्चे बन जाएंगे जो आपसे कुछ शेयर करना ही नहीं चाहेंगे। तो अमेंडा का कैरेक्टर इस वाले पोएम में ऐसे ही दिखाया गया। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर नहीं देखा अभी तक। तो अगर देख चुके हैं, आपका तैयार है, तो कोई बात ही नहीं है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट जस्ट अ सेकेंड, व्हाट विल अमांडास बिहेवियर मेक पीपल थिंक, मतलब कि अमांडा के बिहेवियर में क्या वो रहता है, मीन्स उसको देख के लोग क्या सोचेंगे कि उसकी माँ कहती हैं
तो उसकी माँ बहुत सब कुछ डाँटती है, तो लास्ट में वो क्या कहती हैं, उसकी मदर कहती हैं कि मैं तुम्हें हमेशा इतना चिल्लाती रहती हूँ कि लोग मुझे सोचेंगे, तो लोग मुझे ऐसे देखेंगे तुमसे बिहेव करते हुए, तो लोग सोचेंगे कि ये तो अपने बच्ची को हमेशा हैरेस ही करती रहती है। मैंने आपको आंसर ही बता दिया, तो इसका राइट आंसर होगा जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हर मदर हैरेसेस हर, मतलब वो क्या कहती हैं कि उसकी मदर हमेशा उसको हैरेस करती रहती है, वो अपने लास्ट वाले लाइन में बताती हुई है, लेकिन ऑल थ्रू पोएम वो सच में उसको हैरेस ही करती रहती है, अपनी पूरे बच्चे को परेशानी करती रहती हैं, और ऑल द पोएम में वो उसको परेशानी करती रहती है। तो ये पूरा उसके बिहेवियर को कैसे दिखाया गया है, जिसके लोग सामने वाला सोचें, तो उसकी हर मदर हैरेसेस हर, तो ये राइट आंसर है आपका। वॉट डज सी इमेजिन बींग वेन सी पिक्चर्स हरसेल्फ इन अ टावर, तो वो मतलब वो क्या देखती है, खुद को क्या इमेजिन करती है जब वो एक पिक्चर देखती है, मतलब टावर की पिक्चर देखती है, वो क्या इमेजिन करती है जब उसकी मदर उसको खूब डांटती रहती हैं कि तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती, मतलब बहुत डांटती रहती है, वो खुद को 3 कैरेक्टर में इमेजिन करती है। मतलब तीनों कैरेक्टर का अगर मैं नाम बता दूंगी तो आंसर तो आपको पता ही चल जाएगा। तो यहाँ पर तीनों ही कैरेक्टर का आपको नाम समझ में आ रहा है, तो आपको बस ये बताना है कि वो जो टावर में रहती थी पिक्चर, मतलब वो क्या कौन से कैरेक्टर को टावर में फील करती थी, कि वो कैरेक्टर टावर में रहती है, तो क्या कौन सी कैरेक्टर को इमेजिन करती है, बस आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ई मरमेड, ऑप्शन बी ऑर्फेन, ऑप्शन सी रुपेंजल, और नन ऑफ द एबव। तो ये तीनों ही कैरेक्टर फ्रेंड हमारा जब जब भी उसकी मदर उसको डांटती हैं, तो तीनों ही कैरेक्टर को खुद में इमेजिन करती कि काश मैं एक मरमेड होती जो खुले समुद्र में आराम से रहती, फ्रीडम के साथ रहती, मुझे कोई रोक टोक करने वाले नहीं होता। फिर भी उसकी मदर डांटती हैं उसको, तो वो कहती का इससे अच्छा तो मैं अनाथ ही रहती, मेरा कोई पेरेंट्स ही नहीं रहता, जैसे कि सारे अनाथ बच्चे आराम से फ्रीली यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, उनको कोई भी डांटने वाला नहीं, उनको कोई ये नहीं कहने वाला तुम ये करो वो करो, इस प्रकार से मुझे कहा जाता है। फिर लास्ट में वो रुपेंजल का भी कहती है, जब उसको डांटती हैं रुपेंजल का भी कैरेक्टर ऐसे ही है कि वो रुपेंजल जो कहती हैं कि काश इससे अच्छा तो मैं एक टावर में ही रहती, तो आपका राइट आंसर भी रुपेंजल ही है। तो कहते हैं इससे अच्छा तो मैं अकेले बड़े से टावर में रहती जहाँ पास भी मुझे कोई डांटने वाला नहीं होता, तो राइट आंसर इज रुपेंजल। आई होप आपको स्टोरी भी समझ में आ गई होगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द लाइन, तो आपको बताना है कि इस वाले लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। स्टॉप डैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, देख रही हैं उसकी मदर उसको डांट रही है, मतलब कह रही इस प्रकार के तुम क्यों खड़ी हो, मतलब तुम इतने झुक के क्यों खड़ी हो अमांडा, सीधे खड़ी हो। तो इस प्रकार से इस वाले लाइन में आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रहा है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस देखने को मिल रहा है, आप बताइए। ऑप्शन ए एनाफोरा, ऑप्शन बी एजोनेंस, ऑप्शन सी मेटाफर, ऑप्शन डी एलिट्रेशन। तो राइट आंसर इज एलिट्रेशन, क्योंकि आपको देख रहे हैं बार बार एस साउंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, और एस साउंड क्या है, एक प्रकार का कॉन्सोनेंट साउंड है। तो मैंने पहले ही बताया कॉन्सोनेंट साउंड का अगर रिपीटेशन हो तो वहाँ पास एलिट्रेशन होगा, इसलिए आपको बार बार यहाँ पास देख रहे हैं एस 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 का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए इस वाले लाइन में आपको एलिट्रेशन देखने को मिलेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स क्या होता है, मीन्स आपको बताना है स्लाउचिंग मीन्स क्या होता है। तो ऑप्शन ए बेंड, ऑप्शन बी सिट इन अ लेजी वे, ऑप्शन सी लाई डाउन, ऑप्शन डी बेंड बैकवर्ड्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है सिट इन अ लेजी वे, मतलब कि तुम इस प्रकार से लेजी की तरह क्यों खड़ी रहती हो, इस प्रकार से लेजी की तरह तुम क्यों बैठी रहती हो। तो इसका स्लाउसिंग का मतलब यही होता है। तो इस प्रकार जब उसको डांटती हैं तो यही बैठती हैं कि सिट अप स्ट्रेट अमांडा, सीधे कहते हैं तुम सीधे हो जाओ अमांडा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज़ द पोएट ऑफ पोएम अमांडा, तो आपको बताना है कि जो हमारा पोएम है अमांडा उसकी पोएट कौन है। तो ऑप्शन ए लेस्ली नॉरिस, ऑप्शन बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन सी ही कैरोलिन वेल्स, ऑप्शन डी रॉबिन क्लेन। तो राइट आंसर आप बताइए। यस, राइट आंसर इज रॉबिन क्लेन। रॉबिन क्लेन जो रहते हैं इसके राइटर हैं अमांडा पोएम के। तो व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स टू ब्रीथ। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है द ट्रीज, आपका नेक्स्ट चैप्टर है द ट्रीज। यहाँ पास हमारा अमांडा ऊपर के क्वेश्चन से समाप्त हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन से हमारा आ गया है द ट्रीज, आप में चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 10th में, उससे सारे क्वेश्चन अब आ रहे हैं। तो उसके भी 5-6 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी मैंने लिए हैं द ट्रीज से। तो अब बताना है व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स टू ब्रीथ, मतलब सांस लेने की सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को सांस लेने के लिए। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी मनी, ऑप्शन सी एजुकेशन, ऑप्शन डी फैमिली। तो आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने द ट्रीज नहीं पढ़ा होगा तो भी इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। यस, यू आर राइट, ऑक्सीजन इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट आता है हु इज़ द पोएट और पोइटिस ऑफ द पोएम दी ट्रीज। दी ट्रीज का आपको बताना है कि पोएट या पोइटिस जो भी है वो कौन है। एंड्रिस रीच है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेस्ली नॉरिस और या फिर जॉन बेरीमैन है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड
आई होप आपका सही हो। तो एंड्रेस रीच इसके राइट आंसर है। एंड्रेस रीच ही हैं जो कि द ट्रीज पोएम की क्या है, पोइटिस हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द पोएम द ट्री पोएट इज टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में वो बात करती हैं? तो ऑप्शन ए द मून, द ट्रीज, दी फॉरेस्ट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। यस यू आर राइट, ऑल ऑफ देव। मतलब इस वाले पोएम में वो सारे सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से अगर ट्रीज़ बाहर आ गए तो एक प्रकार से ट्रीज़ ये है सिम्बोलाइक, एक प्रकार का सिम्बोलाइक पोएम है जो कि ट्रीज़ को एक वोमेन के माध्यम से इस पोएम में दर्शाया गया है कि जिस प्रकार से ट्रीज़ बरामदा में उगाए जाते हैं, उनके बंधनों को जंगल से काट के एक बरामदा में ला दिया गया है उसी प्रकार से वोमेन भी चारदीवारी में बंधी हुई है, तो वो भी अपना ट्रीज़ के जैसे ही फ्रीडम मांग रही हैं, वो भी वोमेन भी। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छी पोएम है, आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको जरूर पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार से इसमें दी मून का भी डिस्क्राइब किया गया है, मून को भी डिस्क्राइब किया है, ट्रीज़ को भी डिस्क्राइब किया गया, फॉरेस्ट को भी डिस्क्राइब किया गया। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा जो राइट होगा, ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देयर आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग एज वेल एज बर्ड्स, व्हाट आर दी। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि ह्यूमन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही और बर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या चीज़ है? तो बताइए। ऑप्शन ए पार्क्स, ऑप्शन बी रिवर्स, ऑप्शन सी ट्रीज, ऑप्शन डी माउंटेन्स। तो बताइए क्या पार्क्स आंसर है? आपको पार्क्स लग रहा है कि भाई ये नहीं रहेगा तो कहाँ पास चिड़िया उड़ेंगी? नो नहीं, माउंटेन्स आपको लग रहा होगा। नो, ये कुछ भी नहीं है, राइट आंसर इज और ट्री। तो राइट आंसर इसका जो है ट्री। अगर ट्री ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन हमें कैसे मिलेगी? अगर हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो किसी भी ह्यूमन या फिर बर्ड की जीवन की कल्पना ही नहीं किया जा सकता। तो ये राइट आंसर इज ट्रीज। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, यहाँ पास हमारा द ट्रीज चैप्टर भी खत्म हो गया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते थे मैंने सारे ही कवर करा दिए हैं। फिर हमारा चैप्टर आता है हमारा चैप्टर आता है नेक्स्ट आता है फॉग। हमारे चैप्टर का नेम है फॉग। फॉग, जस्ट अ सेकंड, फॉग। तो इसका आंसर है नेम द पोएट ऑफ द पोएम। सबसे पहले तो आपको पोएट का नेम ही बताना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन को ग्रेजुएशन लेवल पे उठा के पूछा जाएगा, तो कोई नहीं जानता क्योंकि एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल ही चेंज हो गया। कोई भी एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल ही नहीं जानता कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ जाए, तो आपको उसी हिसाब से सब कुछ तैयार करके जाना होगा। तो आपको बताना है कि जो हमारे फॉग जो आपका चैप्टर है, जो पोएम है, उसके पोएट कौन है। तो ऑप्शन ए कार्ल सैंडबर्ग, ऑप्शन बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन सी कैरोलिन वेल्स, ऑप्शन डी वॉल्ट विटमैन। आपको राइट आंसर बताना है। यस यू आर राइट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कार्ल सैंडबर्ग इसके राइटर हैं। जी दी फोग जो हमारा है, फॉग जो हमारा चैप्टर है उसके कार्ल सैंडबर्ग इसके राइटर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वॉट हैज़ द पोएट कंपेयर द फॉग विथ। मतलब जो जब फॉग आती है तो पोएट उसको फॉग को किसके साथ कंपेयर करता है? अगर आपने फॉग चैप्टर पढ़ा है तो ये आराम से इसको इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए डॉग, ऑप्शन बी कैट, ऑप्शन सी ओमेन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो बताइए जल्दी से। तो यस यू आर राइट, राइट आंसर इज कैट। तो वो कहते हैं जिस प्रकार से कैट आपके घर में धीरे 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 एक बिल्कुल स्लोली एकदम साइलेंटली आपके घर में एंट्री करती है, उसी प्रकार से फॉग भी हमारे शहर में बहुत धीरे धीरे स्लोली बिल्कुल साइलेंटली, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरा फॉग आपके सिटी में आपके घर में एंट्री कर जाएगा। तो फॉग की तुलना किसके साथ इस पोएम में की गई है? कैट के साथ इस पोएम में फॉग की तुलना की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर डज द फॉग अराइव और इज़ लुकिंग ओवर। मतलब कहाँ पास पूरा फॉग को आप देख सकते हैं या फिर कहाँ पास उसको उगते हुए देख सकते हैं। तो आप राइट ऑप्शन ए इज़ सिटी, ऑप्शन बी इज़ हार्बर, ऑप्शन सी इज़ विलेज, ऑप्शन डी इज़ बोथ हार्बर एंड सिटी। तो इसका राइट आंसर है बोथ हार्बर एंड सिटी। आपको या फिर ये हार्बर में भी देख सकता है और सिटी में भी दिख सकता है। क्या दिख सकता है? फॉग दिख सकता है। वो जो फॉग मीन्स होता है वो जो ठंडियों में ही आप धुआं देखते होंगे, मीन्स वो जो बाहर का फॉग होता है उसको क्या कहते हैं, वही फॉग मीन्स, फॉग को हिंदी में क्या बताएं, मीन्स वो जो आप समझ ही गए होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं। हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट। मतलब वो किस प्रकार से फॉग जो किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से चला जाता है। अराइव मीन्स होता है आना और डिपार्ट मीन्स होता है चले जाना। तो बाई ऑप्शन ए इज़ बाई अनाउंसिंग इट्स अराइवल, मतलब वो शोर मचा के आता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। ऑप्शन बी साइलेंटली, ऑप्शन सी लाउडली, ऑप्शन डी बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। यस यू आर राइट। जैसे कि बिल्ली बहुत ही साइलेंट तरीके से आपके घर में एंट्री करती है, आपका दूध पी कर चली जाती है, आपका खाना बर्बाद करके चली जाती है, उसी प्रकार से फॉग भी धीरे धीरे आपके शहर में एंट्री करता है। बहुत ही साइलेंटली तरीके से फॉग भी आपके शहर में एंट्री करता है। तो इसका राइट आंसर होगा साइलेंटली। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
हाउ आर द फीट ऑफ द कैट डिस्क्राइब, मतलब कैट की फीट को कैसे डिस्क्राइब किया है इस वाले चैप्टर में पोएट ने। तो ऑप्शन ए ह्यूज, ऑप्शन सी लिटिल, ऑप्शन बी लिटिल, ऑप्शन सी क्लेवर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। यस यू आर राइट, लिटिल। मतलब जैसे छोटे छोटे पैरों से बिल्ली आती है, अपने छोटे छोटे पैरों से बिल्ली आपके घर में एंट्री कर दी जाती है, वैसे ही फॉग भी अपने छोटे छोटे पैरों से आपके सिटी में आपके घर में एंट्री कर जाएगा। तो इस प्रकार से जो कैट की फीट को डिस्क्राइब किया गया है वो लिटिल के साथ डिस्क्राइब किया गया है। तो फ्रेंड यहाँ पास आपका फॉग चैप्टर भी फिनिश होता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इस वाले चैप्टर से हमारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन से चैप्टर से? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो ये ऐसी स्टोरी है कि एक बच्ची रहती है जिसने बहुत सारे पेट पाले रहते हैं, उसमें बहुत सारे पेट रहते हैं। तो उसमें से एक ड्रैगन भी रहता है जो कि बाकी सारे पेट तो रहते हैं जो कि बहुत ही ब्रेव टाइप के उसमें दिखाया गया कि वो बहुत ब्रेव, अपने आप को बहुत ब्रेव मानते हैं। और वो जो ड्रैगन को स्टार्टिंग में कायर दिखाया जाता है, बट एट द एंड जब उनके घर पे वो बच्ची का नेम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बच्ची का नेम क्या रहता है। तो वो जो बच्ची के घर में एक पायरेट्स मीन्स लुटेरों की टोली जब उस घर में आ जाती है, तो लास्ट में ड्रैगन ही उन लोगों की हेल्प करता है और उस सारे जो लुटेरा रहता है उनको खा भी जाता है। तो इस प्रकार से लास्ट में वो अपना साहस दिखाता है। मतलब स्टार्टिंग में अपने साहस कहता है मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं सबके सामने ऐसे भौकाली नहीं कर सकता हूँ, मतलब इस प्रकार के नहीं बोल सकता हूँ कि हमारे पास तो बहुत ताकत है। तो इस प्रकार का ड्रैगन करता है कि वो सोता होता रहता है, हम सब बस वो अपने सोने वोने के चक्कर में, रिलैक्स के चक्कर में पड़ा रहता है। बट एट द एंड जब सच में सबके ताकत की ज़रूरत थी कि हाँ सब जाके पायरेट से लड़ें, अपनी पावर दिखाएं, अपना साहस दिखाएं, बट उस टाइम सब अपने बिल में छुप जाते हैं। मतलब चूहा अपने बिल में छुप जाता है, डॉग अलग छुप जाता है, वो जो लड़की रहती है वो अलग छुप जाती है, बट ड्रैगन जाता है जो कि उनके साथ फाइट करता है और जीत भी जाता है और एट द एंड उनको खा भी जाता है। तो यही हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। तो यहाँ पास स्टोरी थोड़ी सी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी कि अगर आपने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आपको इसकी स्टोरी पता चल जाएगी। तो हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द ट्रेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो इस वाले चैप्टर का पोएट बताना है आपको। तो ऑप्शन ए कार्ल सैनबर्ग, ऑप्शन बी ओडेन नैश, ऑप्शन सी कैरोलिन वेल्स, ऑप्शन डी वॉल्ट विटमैन। आपका इसका राइट आंसर है, आप बताइए जल्दी से, मैं फिर बताती हूँ। यस यू आर राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओडेन नैश है इसके जो राइटर हैं, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के राइटर हैं ओडेन नैश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द नेम। सारे वो जो जितने भी पेट वो लड़की पाली रहती है, वो बच्ची पाली रहती है, उन सब का एक निक नेम रखी रहती है। तो वही इसी में पूछा गया कि जो किटन रहती है उसका निक नेम क्या रहता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक किटन। ब्लैक किटन का नेम क्या रहता है? तो ऑप्शन ए कस्टर्ड, ऑप्शन बी बिंग इंक, ऑप्शन सी ब्लिंक, ऑप्शन डी मस्टर्ड। तो आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है इसका इंक। जो वो ब्लैक किटन रहती है, जैसे कि इंक किटन का भी कलर ब्लैक ही था और इंक का भी कलर ब्लैक ही होता है उसका, इसलिए उसका नाम ही इंक रख देती है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने बढ़ते हैं। तो फ्रेंड इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपके क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। सबसे जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि ब्लैक किटन थी, उसका किटन का कलर कैसा था? ब्लैक था। और इंक का कलर भी मान लीजिए ब्लू और ब्लैक ही रहता है। तो आप ब्लैक से वो अटैच कर लीजिए, इससे आप भूलेंगे नहीं कि किटन का कलर क्या था। किटन का नेम क्या था? पेट नेम, वो जो मीन्स निक नेम था, इंक था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जस्ट अ सेकेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा और, जैसे सारा ही। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रे माउस। मतलब जो उसका जो पेट रहता है, माउस रहता है, छोटा सा ग्रे कलर का रहता है वो। तो उसने जो लड़की रहती है उसका उस माउस का क्या निक नेम रखी रहती है? तो ऑप्शन ए कस्टर्ड, ऑप्शन बी इंक, ऑप्शन सी ब्लिंक, ऑप्शन डी मस्टर्ड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यस यू आर राइट, राइट आंसर इज ब्लिंक। जो ग्रे माउस रहता है उसका निक नेम रखी रहती है ब्लिंक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज डिस्क्राइब एज द मोस्ट टिमिड। टिमिड मीन्स होता है कायर, टिमिड मीन्स होता है कायर कह लीजिए या फिर डरपोक कह लीजिए। तो हु इज डिस्क्राइब एज द मोस्ट टिमिड ऑफ ऑल। मतलब जितने भी पेट रहते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा डरपोक किसको माना गया है? तो किटन को माना गया है, माउस को माना गया है, ड्रैगन को माना गया है या फिर डॉग को माना गया है। तो इसका राइट आंसर आप बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। चैप्टर से ही आपको डिस्क्राइब हो गया कि किसके बारे में बात हो रही है। यस यू आर राइट, ड्रैगन के बारे में बात हो रही है। तो ड्रैगन को सबसे टिमिड इसमें इस वाले चैप्टर में माना गया है। बट लास्ट में एट द एंड वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन, आपको बताना है कि इस वाले लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, तो आपको बताना है कि इस वाले लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। ऑप्शन ए ऑक्सीमोरन, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी एजोनेंस, ऑप्शन डी सिमिल। तो आपको बताना है कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। ये बहुत ही ईजी है, आप एकदम आराम से बता सकेंगे। मैंने स्टार्टिंग में इसका बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया था जब मैं आपको मेटाफर बता रही थी। यस यू आर राइट, राइट आंसर इज सिमिल। आपको यहाँ पर देख रहे हैं एस देखने को मिल रहा है, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, आपको देखने को मिल रहा है एज, तो आपको देखना ही जैसे कि बता रहा है, जब मैंने पहले ही बताया कि जब आपको लाइन में एज या फिर लाइक देखने को मिले तो वहाँ पास क्या होगा, मोस्टली सिमिल ही देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है कि इस वाले लाइन में आपको क्या मिल रहा है, राइट आंसर इज डी, तो सिमिल देखने को मिल रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु सेव्ड एवरीवन फ्रॉम द पायरेट्स, पायरेट्स से कौन सेव करता है एट द एंड, तो किटन सेव करती है, माउस करती है, ड्रैगन करता है या फिर डॉग। तो राइट आंसर इज यस यू आर राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ड्रैगन। ड्रैगन सबको लास्ट में बचाता है उन लुटेरों से। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड कस्टर्ड डू टू द पायरेट्स, मतलब वो जो पायरेट्स रहते हैं उनके साथ कस्टर्ड क्या करता है। तो लास्ट में मैंने आपको स्टोरी बता ही दी थी, इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन ए एट हिम, ऑप्शन बी स्कैर्ड हिम अवे, ऑप्शन सी हेल्ड हिम हॉस्टेज, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर फ्रेंड इसका ये है कि एट हिम, वो एंड में खा भी जाता है, मतलब उनको पराज तो कर ही देता है, फिर एट द एंड उसको उन लोग को खा भी जाता है। तो यहाँ पास हमारा चैप्टर द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन फिनिश होता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है फॉर एन ग्रेगरी। तो फॉर एन ग्रेगरी से भी कुछ क्वेश्चन मैं ये लेकर आई हूँ, ये आपके पोइट्री का लास्ट चैप्टर है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द यंग लेडी एक्सपेक्ट। तो ये इस वाले चैप्टर के राइटर जो है आपके जॉन डीवी ही हैं आई थिंक। यस थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जॉन डीवी हैं कि नहीं, पर 100% हाँ सॉरी जॉन डीवी ही हैं। तो एक छोटे से बच्चे को जो अंकल बने रहते हैं वो छोटे से बच्चे को सलाह देते हैं कि तुम इतनी सुंदर दिखती हैं, तुम्हारे इतने बड़े अच्छे ब्राउन कलर के गोल्ड मीन्स बाल हैं, तो अगर तुम्हारी कोई लड़का आके तारीफ करे तुम इसमें मत फंस जाना, तुम एक अच्छा मतलब बहुत ही सच्चे दिल से प्यार करना, जो तुम्हारे मन से अंतरात्मा से प्यार करे, तुम्हारे गुणों से प्यार करे, ऐसा इंसान को ढूंढना। तुम हमेशा किस जो तुम्हारी आके तारीफ कर दे वो उससे तुम फंस मत जाना। तो पूरी स्टोरी यही दिखाई गई है कि किस प्रकार से वो जो लड़की का नाम रहता है एन ग्रेगरी रहता है। तो एन ग्रेगरी ये जो स्टोरी है उन्हीं की बेस पे बताई गई है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आई होप आपको स्टोरी तो पता चली गई होगी, मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब तो आपको कर ही दिया है। तो व्हाट डिड द यंग लेडी एक्सपेक्ट, जो यंग लेडी रहती है वो क्या एक्सपेक्ट करती है। ऑप्शन ए हर लवर शुड लव हर फॉर वेल्थ, हर ऑप्शन बी हर लवर शुड लव हर फॉर हर सेल्फ ओनली, ऑप्शन सी हर लवर शुड लव हर फॉर बिहेवियर ओनली, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर बताइए कि वो क्या एक्सपेक्ट करती है अपने मीन्स कि अगर इन फ्यूचर उसका कोई लवर होगा तो वो अपने लवर से क्या एक्सपेक्ट करती है। तो इसका राइट आंसर है, आप बताइए जल्दी से, मैं फिर बताती हूँ। यस यू आर राइट, बी इज़ राइट आंसर, हर लवर शुड लव हर फॉर हर सेल्फ ओनली, मतलब वो केवल उसी के लिए वो उसको प्यार करें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, 1 आवर होने वाले हैं, तो जल्दी हम कंप्लीट कर लेते हैं। हु वॉज इट डैट द पोएट हैड हेयर्ड, मतलब वो कौन रहता है जिसे जो पोएट को बताता है कि मैं किसकी आवाज़ उसको सुनाई देती है, कौन किसको वो सुनता है। तो यहाँ पास ऑप्शन ये है जो कि पोएट को बताता है कि हाँ सच्चा प्यार तुम्हें केवल, हालांकि जितने भी लोग हैं वो केवल तो फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर तुमको आके प्रपोज करेंगे, बट एक ऐसा इंसान भी, मतलब एक संत, एक मीन्स एक कैरेक्टर रहता है, ऐसे मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ बातों बातों में मैंने आपको बता ही दिया। तो कि वो कहते हैं कि मात्र भगवान ही है ऐसे जो आपको आपके तहे दिल से, आपके मन से, आपके वास्तविक सच्चाई से आपको प्रेम करेंगे। तो वो कौन कहता है, ये बात पोएट से कौन कहता है। तो आपका यही ऑप्शन है, अ प्रीस्ट, ऑप्शन बी एन ओल्ड रिलीजियस मैन, ऑप्शन सी अ किंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो आपका इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इज बी एन ओल्ड रिलीजियस मैन, बहुत ही एक धार्मिक टाइप का एक व्यक्ति थे जिनसे कुछ दिन पहले ही पोएट मिले थे। उन्होंने बताया कि सच्चा प्रेम क्या होता है, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति किसी से सच्चा प्रेम कर सकता है, या फिर आपसे कोई सच्चा प्रेम कौन कर सकता है। तो कहते हैं कि भगवान ही है जो किसी से सच्चा प्रेम कर सकते हैं, मतलब भगवान को किसी के फिजिकल ब्यूटी से कोई मतलब रहता है, भगवान उसकी आंतर्यात्मा से प्रेम करते हैं। अगर इंसान शुद्ध है, तहे दिल से भगवान को मानता है, तो भगवान भी उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रैम्पार्ट ऑफ द यंग लेडी। रैम्पार्ट ऑफ द यंग लेडी, आप यहाँ पास देख रहे हैं कि वो जो उसके हेयर को क्या किया गया है कि रैम्पार्ट से तुलना किया गया है। तो मीन्स यहाँ पास पूछा गया है कि उसके हेयर का क्या कलर रहता है। तो ऑप्शन ए गोल्डन, ऑप्शन बी हनी, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी ब्राउन।
तो राइट आंसर इज हनी। तो रैम्पार्ट के यहाँ पास रैम्पार्ट के कलर को किससे किससे कंपैरिजन किया गया है? द कलर ऑफ द रैम्पार्ट ऑफ द यंग लेडी हनी कलर का रहता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द सेकेंड मीन्स इस वाले लाइन में आपको कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड। तो आपको बताना है कि इस वाले लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। ऑप्शन ए ऑक्सीमोरन, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी एजोनेंस, ऑप्शन डी एन्जामेंट। तो राइट आंसर इज एन्जामेंट। मैंने आपको जब अपनी पोइट्री कराती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि जब राइटर एक ही आइडिया को 2-3 लाइन में लिखे बिना फुल स्टॉप या कॉमा लगाए हुए तो वहाँ पास एन्जामेंट देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रो इनटू, जैसे कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रो इनटू डिस्पायर बाय, यहाँ देख रहे हैं थ्रोन इनटू डिस्पायर बाय दोज ग्रेट हनी कलर। तो यहाँ पास आके लास्ट में यहाँ पास कॉमा लग रहा है, तो आप इस वाले लाइन में आपको एन्जामेंट देखने को मिलेगा। तो आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। तो हम आप बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू। जब वो कहते हैं कि तुम्हारे इतने सुंदर कलर है, तुम इतनी अट्रैक्टिव दिखती हो कि तुम्हें तो कोई भी आके, मतलब जॉन टीवी उसको समझाते हैं, उस बच्ची को समझाते हैं, कोई भी आके प्रपोज करेगा तुम उसके बातों में मत आ जाना। तो फिर एट द एंड वो लड़की कहती है कि क्या मैं अपने बालों को कलर करा लूँ, इस बालों मतलब दूसरे कलर में करा लूँ जिससे मैं कम अट्रैक्टिव दिखूँ, तो कोई मुझे प्रपोज नहीं करेगा। और अगर कोई मुझे प्रपोज भी करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो मुझे मेरे अट्रैक्टिव लुक से नहीं प्रपोज करेगा, वो मेरे सच्चे दिल से प्रपोज करेगा। तो वो किस कलर में कहती है कि अपने बालों को मैं कलर करा लूँ, यही क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू, मतलब कौन से कलर में अपने हेयर को डाई करने के लिए कहती है? तो ब्लैक, ऑप्शन बी ब्राउन, ऑप्शन सी कैरेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो राइट आंसर इज, फ्रेंड इसका आप सोच लीजिए फिर मैं बता देती हूँ। यस यू आर राइट, ऑल ऑफ देम। मतलब वो तीनों में कहती है क्या मैं ब्लैक में अपने कलर करा लूँ, पूछती है, या फिर ब्राउन में करा लूँ, या फिर कैरेट कलर का करा लूँ, जिससे कि मैं कम अट्रैक्टिव दिखूँ। जैसे कि जो अगर कोई मुझे प्रपोज करने भी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो मेरे अट्रैक्टिव लुक को देख के प्रपोज करने नहीं आ रहा है, वो मेरे अंतर्यात्मा या फिर मुझे सच्चे मेरे व्यवहार को देख के मुझे प्रपोज करने आ रहा है। तो आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का यहाँ पास देखने को आपको मिलेगा, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। तो आपको बताना है इस वाले लाइन में, हनी कलर रैम्पार्ट एट योर ईयर। तो इसमें बताना है कि इस वाले लाइन में आपको कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। ऑप्शन ए ऑक्सीमोरन, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी एजोनेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आप बताइए कौन सा हुआ है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मेटाफर यूज़ हुआ है। तो इस प्रकार से रैम्पार्ट को किससे कलर किया गया है, मतलब रैम्पार्ट के कलर को तो यहाँ पास हनी कलर का बताया गया है रैम्पार्ट को। तो रैम्पार्ट तो हनी कलर का नहीं होता, बट इन दोनों का तुलना किया गया है, मतलब कि जो हनी कलर को क्या मान लिया गया, रैम्पार्ट ही मान लिया गया है। तो इस प्रकार से जब मैंने आपको बताया कि वो मान लेता है कि उसकी महबूबा का चेहरा चाँद ही है, मतलब वो मान लेता है कि उसकी महबूबा का चेहरा चाँद ही है, तो इस प्रकार से वहाँ मेटाफर होगा। तो मैंने आपको सिमिलर मेटाफर का डिस्क्रिप्शन ऐसे ही दिया था कि अगर मान लिया जाए कि वही चीज़ है तो वहाँ पास मेटाफर होगा। अगर एज आर लाइक का यूज़ करके माना जाए कि हाँ जैसा है तो वहाँ पास सिमिलर का यूज़ होगा। इस प्रकार से आपको इस वाले लाइन में मेटाफर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पास आपके जितना भी क्लास 10 का पोइट्री का जितना भी पार्ट था, जितने भी चैप्टर थे, मैंने सारे ही चैप्टर से 8-8 10-10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने भी मुझे लगे मैंने सारे ही एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने लेकर आई हूँ। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। और आपको एक एक स्टोरी भी मैं समझाई हूँ बहुत अच्छे से। मैं जैसे मुझे खुद समझ में आता है वैसे मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आएगा। इसलिए मैं सोचती थी कि काश मुझे भी ऐसा कोई टीचर मिले जो मुझे इस तरीके से पढ़ा सके। तो मीन्स जैसा मैं खुद पढ़ना चाहती थी उस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो हर एक इम्पॉसिबल चीज़ें मैं कर रही हूँ कि जिससे कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जा सके। चाहे मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, दिन रात आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, बट मैं मेहनत कर रही हूँ। बट आप लोग बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर कुछ इंप्रूवमेंट हो तो वो भी बताइएगा कि मैम ये अपने टीचिंग स्टाइल में इंप्रूवमेंट करिए, तो वो भी मैं करूँगी ज़रूर। बस आप लोग अपना सहयोग प्यार बनाए रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सब्सक्रिप्शन आपके प्रेम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ मेरा भी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो बस आप लोग का भी थोड़ा सा सहयोग चाहती हूँ, आप लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों का एक एक कमेंट एक सब्सक्राइब ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, यहाँ तक आए, यहाँ तक एंड तक वीडियो देखें, मेरी बातें सुने हैं, तो आप लोगों को वीडियो 100% पसंद ही आई होगी। अगर नहीं पसंद आई होगी तो कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, बट अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी, क्योंकि मैं सारे ही राइटर की बायोग्राफी, जितने भी आपके टीजीटी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, सारे ही राइटर की बायोग्राफी बना रही हूँ, जो कि क्योंकि आपके एग्जाम को
यूपीएससी का एग्जाम है, सीधे बोला गया ग्रेजुएशन लेवल पे। इसका मतलब ये है कि आपके राइटर से भी क्वेश्चन भर भर के देखने को मिलेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर हैं उन लोगों का मैं डिटेल बायोग्राफी बना रही हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैं जल्दी वो वाला भी वीडियो आपके सामने जल्द ही ले आने वाली हूँ। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए मेरे साथ, और फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। फिर फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, बाय, ओके बाय। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग हियर।